से इस पर रखिएगा नजर। आइए, दो खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और उनका किया जाए स्वागत। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास सेठी साहब, पालिया साहब, एसपीएल मिड कैप्स में। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत पालिया साहब आप करें, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक में जो स्टॉक में पसंद आ रहा है वो है ग्रीन पैनल इंडस्ट्री लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो काफी बड़े करेक्शन के बाद अब स्टॉक को अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे एक अच्छा रिकवरी का साइन बनते हुए दिख रहा है। ये फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक अपने अब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज यहाँ पे बाय करने की सलाह है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम इसके टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं 450 से लेके 480 तक के। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब यहाँ पे 330 के आसपास। ओके, 330 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी ग्रीन पैनल में, ये रहा आपके लिए। आइए सेठी साहब, सुप्रभात, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, स्टॉक का नाम है HLE ग्लासकोट। ये अभी स्टॉक 662 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी एक दिग्गज कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट जैसे ग्लास लाइन इक्विपमेंट, फिर फिल्ट्रेशन और ड्राइंग इक्विपमेंट जो कि क्रिटिकल होते हैं केमिकल और फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए, वो बनाती है। मार्केट लीडर है विथ मोर देन 50% मार्केट शेयर। और इन्होंने एक जर्मनी में भी हाल ही में थेंटेक नाम की कंपनी एक्वायर करी, जिसके जो कि एक मेजर ग्लोबल प्लेयर है विथ सेवरल पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। बाकी बहुत ही जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है विच इंक्लूड्स बेयर है, सन फार्मा, यूपीएल, अतुल, मतलब कई, डॉक्टर रेड्डी, सनोफी, इन सबको कैटर करती है। बहुत ही दमदार मैनेजमेंट है और कंपनी में जिस तरह के बिजनेस में है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, फिर सही एंट्री बैरियर्स है और एक यूनिक टाइप की कंपनी है। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोज टू 25%, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से और अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा और अच्छे फंड्स भी है इसमें। मलाबार इंडिया फंड इन्वेस्टेड है, दे ओन अराउंड 4.03% स्टेक, बाजार के अदर रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स भी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 825 रुपए का। ओके, 825 तक के टारगेट के लिए आप करें खरीदारी HLE ग्लास कोट, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे, नतीजों का सीजन है जोरों पर, मुलाकात करते हैं नतीजों पर JSW एनर्जी से। JSW एनर्जी JSW ग्रुप की कंपनी और देश में प्राइवेट सेक्टर के पावर प्रोड्यूसर्स में सबसे दिग्गज कंपनीज में से एक है। साल 2000 में आपने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किए थे। 6700 मेगावाट की कुल मिलाकर क्षमता है। 3100 मेगावाट की प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन अभी ऑलरेडी कंपनी के चल रहे हैं। करंट ईयर 2024 यानी कि अगले साल तक करीबन 9.8 गीगावाट 9800 तक की मेगावाट की क्षमता करने का लक्ष्य कंपनी ने रखा है। आइए आपकी मुलाकात में कंपनी के जॉइंट एमडी और सीईओ प्रशांत जैन साहब से कराऊं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी क्वालिफिकेशन है। कॉर्पोरेट सेक्टर का 31 सालों से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव है जैन साहब का, और 28 सालों से आप JSW ग्रुप के साथ ही जुड़े हैं और 2017 से इस कंपनी के एमडी सीईओ हैं आप हैं ही। रिजल्ट्स में रख दूं आपके सामने, शुक्रवार को आए बाजार बंद होने के बाद JSW एनर्जी का आय लगभग 3% घटकर आया है 2927 करोड़ के आसपास। कामकाजी मुनाफे में 20% की बढ़त है, 1222 करोड़ पर पहुंचा है। मार्जिन तगड़े इंप्रूव होकर आए 33%, 34% से लगभग 42%। मुनाफा हालांकि घटा है 50%, 290 करोड़ पर। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि मार्जिन इंप्रूव हैं, कामकाजी मुनाफा भी इंप्रूव हुआ है, रेवेन्यू फ्लैट है लेकिन मुनाफा घटा है, तो मुनाफे में घटने के पीछे कोई एक्सेप्शनल आइटम, कोई खास वजह सर? नमस्कार अनिल जी। देखिए, हमारे पिछले साल के मुकाबले में जो मुनाफा घटा है, एक तो पिछले साल 120 करोड़ रुपए का एक हमारा वन टाइम गेन था जो ट्रू अप के वजह से हमारा उस बैलेंस शीट में आया था, वो इस बार नहीं है। इसके अलावा हमारे पास में दो तीन चीजें ऐसी थी कि जिसकी वजह से, जैसे
वन टाइम हमारी रीफाइनेंसिंग कॉस्ट थी, हमारी वन टाइम हमारी कुछ ऐसे एबिटा के अंदर में इम्पैक्ट थे जो कि अगले 2-3 क्वार्टर के अंदर में रिकूप हो जाएंगे। तो उसकी वजह से आपको ये मुनाफा दिख रहा है, घटता हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअल में ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है। जो हमारी 18 से 19% हमारी ईबिटा इंप्रूव हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, अगर वो हम उसको वन ऑन वन प्रॉपरली देखेंगे तो वो करीब 30% के करीब ईबिटा का इंप्रूवमेंट है, क्योंकि 110 करोड़ के करीब की ईबिटा ऐसी है जिसमें से 80 करोड़ हमारी अगले 3 क्वार्टर में रिकूप हो जाएगी जो इस क्वार्टर में आनी थी, और जो 30 करोड़ की करीब की ईबिटा है जो कि कंसोलिडेशन और अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वजह से हम उसमें नहीं ले पाए, बट एक्चुअली वो रिजर्व में चली गई। तो इसकी वजह से लाइक टू लाइक बेसिस में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो सबड्यूट दिखता है, बट एक्चुअल में ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। ओके, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो 10% मार्जिन बढ़कर आए, क्या मेंटेन रह पाएंगे या इसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है साल में बचे हुए समय के लिए सर? अनिल जी, अपने बिजनेस के अंदर में ऑपरेटिंग मार्जिन को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी हमारा रेन्यूएबल का पोर्टफोलियो बढ़ गया है और रेन्यूएबल के पोर्टफोलियो के अंदर में कोई भी ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होती है अदर देन मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि कोई फ्यूल नहीं है। तो उसकी वजह से पोर्टफोलियो में क्वांटम बढ़ने की वजह से हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअल में हमारे बिजनेस को सही तरह से इवेल्युएट करने के लिए हमारे को ईबिटा और डेट एबिटा का नंबर को ज्यादा मॉनिटर करना चाहिए। ओके, परफेक्ट है। डेट की बात निकली तो सर एक फाइनेंस कॉस्ट इस क्वार्टर में काफी बढ़कर आई, 193 करोड़ से 486 करोड़, कोई खास वजह इसकी और इसे कैसे कम करेंगे सर? सर ऐसा है कि एक तो हमने एक्विजिशन किया तो जो माइत्रा का, जिसकी हमारी करीब 400 करोड़ रुपए की टोटल एबिटा थी, जिसमें से 370 जो मैंने बताया हमारे क्वार्टर में लिया, उसका हमारा फाइनेंस कॉस्ट 170 करोड़ रुपए का बढ़ के आया। इसके अलावा वन टाइम कुछ कॉस्ट ऐसी हैं, जैसे एक रिफाइनेंसिंग कॉस्ट है वो उसमें आ गई, कुछ हमारे जो इन भारत और जो दूसरे एसेट हैं जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं है उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट आई है। तो ऑन ए रन रेट के बेसिस पे देखा जाएगा तो हमारी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो काफी कंट्रोल में है, क्योंकि हमारी वेटेड एवरेज इंटरेस्ट कॉस्ट केवल 8.65% है, और डेट एबिटा जो मैंने अभी बताया था हमारा राइट मैट्रिक्स है, वो ऑपरेटिंग एसेट्स का 3.5 टाइम्स डेट एबिटा का हमारे कंपनी का एज ए होल है। तो इट इज हमारा वो काफी कंट्रोल के अंदर में है, और ये अभी आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारे एसेट्स ऑपरेशनल होते जाएंगे और काफी नॉर्मलाइज हो जाएगा। ओके, एक्विजिशन की वजह से डेट बढ़कर आया। आपने बताया कि आप ऑल्टरनेट एनर्जी वगैरह में, सोलर वगैरह में काफी बड़ा कुछ काम कर रहे हैं, जरा एक बार समझाएं सर वहां पर क्या प्लान है कंपनी के? तो जैसे अनिल जी अभी आपने बताया हमारा करीब 3200 मेगावाट के करीब और 3300 मेगावाट के करीब की कैपेसिटी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सारी की सारी कैपेसिटी हमारी दिसंबर 2024 और मार्च 25 तक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में हम लोग करीब 10,000 मेगावाट की ऑपरेटिंग कंपनी होंगे। इसके बियॉन्ड में हमने अपना एक विजन प्लान सबमिट किया है मार्केट को। हमने पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के दौरान में उसको बताया था कि अब हम 2 एरिया में काम कर रहे हैं। एक तो जनरेशन में, जिसमें हमारी कैपेसिटी करीब 20,000 मेगावाट की हो जाएगी 2030 तक। इसके अलावा एक हम स्टोरेज के ऊपर में काफी काम कर रहे हैं, बिकॉज जैसे जैसे रिन्यूएबल की कैपेसिटी कंट्री में ऐड हो रही है और वो कैपेसिटी, सोलर की पावर दिन में आती है, विंड की पावर 12 महीने नहीं होती, तो उसको एडजस्ट करने के लिए ग्रिड को स्टोरेज का सोल्यूशन चाहिए। उसके 2 सोल्यूशन है, एक है बैटरी स्टोरेज, दूसरा एक हाइड्रो पंप स्टोरेज। इन दोनों एरिया के अंदर में हमारी कंपनी ने पहल की है और हमारा पहला टेंडर बैटरी स्टोरेज का 1 गीगावाट आवर का जो सेकी के लिए हमने जीता वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और दूसरा पंप स्टोरेज का एक प्रोजेक्ट हमने 2.5 गीगावाट का हमने कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ में जीता टेंडर, वो भी अब हमारा इस साल के कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। तो हम इस एरिया के अंदर में भी अब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वो ये एरिया में भी हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी। तो हमारा टारगेट है कि करीब 6,000 गीगावाट आवर की हम कैपेसिटी 2030 तक हम इसकी चालू करेंगे, प्लस हमारी जनरेशन की कैपेसिटी, और ये सारा कैपेसिटी हम इंटरनल एक्रूवल से अपने जो भी हमारी फ्री कैश जनरेट कर रहे हैं उससे और एडिशनल डेट लेके करेंगे। ओके, परफेक्ट है। अच्छा सर, एक चीज और बताएं कि जनरल एक
आपके कॉमन इन्वेस्टर के एंगल से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या 3 साल में आपकी कंपनी अपना मुनाफा डबल कर सकती है? तो हमने जो अपने गाइडेंस दी है, उस गाइडेंस के हिसाब से ये 2030 तक हमारा 5 गुना मुनाफा हो जाए, 5 से 6 गुना। से 6 गुना। और 2030 तक आपकी टोटल कैपेसिटी कितना करने की आप सोच रहे हैं सर? करीब 20,000 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी होगी। उसके अलावा हमारा 6 से 10,000 गीगावाट आवर के हमारे पंप स्टोरेज होंगे। और ऑलमोस्ट हम कितने आपके कैश प्रॉफिट या कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लोज रहेंगे उस वक्त, एक अप्रोक्सीमेटली अंदाजा देना चाहें? तो देखिए, करीब आज हमारी लास्ट ईयर की हमारी जैसे इबिटा थी करीब 3,900 करोड़, 3,800 करोड़ रुपए की। हमको ये दिखता है कि 2 साल के अंदर में ये 5 डिजिट की इबिटा हो जाएगी, और ये इबिटा हमारी 2030 के आसपास में करीब 30,000 करोड़ की हमारी इबिटा होगी। भारी भरकम कर्ज लेना होगा या फिर इंटरनल अक्रूवल से आपकी इतनी सफिशिएंट होने लगेगी कि ज्यादा कर्ज की जरूरत ना पड़े? तो देखिए, हम कर्ज तो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी पावर के एसेट हैं ये 1:3 डेट, इक्विटी एंड डेट के रेशो में होते हैं। और लेकिन जो हमारी इक्विटी की रिक्वायरमेंट है वो हमारी खुद के फ्री कैश फ्लो से यूज होगी, बैलेंस हम डेट को लेंगे। लेकिन हमने जो अपनी गाइडेंस दी है 3.5 से 4 टाइम डेट इबिटा के रेंज में ये कंपनी हमेशा रहेगी। और टिपिकली पावर की जो कंपनीज हैं वो सब 5 से 6 टाइम डेट इबिटा के लेवल पे है। और ये हम डेट इबिटा इसलिए मेंटेन करना चाहते हैं क्योंकि हमको अपनी कंपनी की रेटिंग और हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट को कंट्रोल में रखना है। ओके, इंटरेस्टिंग। यानी कि 2030 तक मुनाफा 5 गुना का, सही सही सुना ना सर मैंने? मुनाफा 5 गुना? हाँ जी, हाँ जी। वाओ वाओ, 2030 यानी कि 5 से 6 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड और 5 गुना मुनाफा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस और आउटलुक प्रशांत जैन साहब की तरफ से। जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और इन डिटेल में देखने के बाद नतीजे काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए आपको बधाई भी सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। JSW एनर्जी, ये है वो स्टॉक, और मेरे ख्याल से JSW एनर्जी हाल ही में शायद कुणाल जी, राकेश जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा। बल्कि जी आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा, इफ आई एम राइट। जी जी अनिल जी। तो बताओ अपडेट। अरे फिर वापस पूछूं मैं, अपडेट भी दो अब। अनिल जी, जिनके पास है, एक तो पहली बात तो ये है कि होल्ड टाइट, सेट टाइट, हल्की फुल्की सी करेक्शन आई है स्टॉक में और खरीदना चाहिए। और काफी बड़ी रैली के बाद स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था। अगर आप देखें तो ये स्टॉक ने 50-60 रुपए से एक बड़ी रैली 385 की दी थी, स्टॉक साइडवेज हुआ है, अब दोबारा से निकल रहा है। और नीचे में अगर हम देखें तो 250 रुपए एक अच्छा बेस है, और स्टॉक एक प्रबल दावेदार है नए लाइफ टाइम हाइस का, तो जिसके पुराने हाइस थे 400 रुपीज के अराउंड के, उनको तोड़ने के लिए नीचे में बेस बना हुआ है। तो जिनके पास है बने रहें, और हल्की फुल्की करेक्शन में नई खरीदारी की राय होगी। एक बार 400 के लेवल्स टूटेंगे तब इसको रिव्यू करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त होल्ड करने की आती हुई। आइए बढ़ते आगे, और थोड़ी देर में पतंजलि फूड लिमिटेड का ऑफर फॉर सेल खत्म हुआ शुक्रवार को रिटेल के लिए, गुरुवार को नॉन रिटेल के लिए, और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुए उस पर थोड़ी देर में योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनसे हम पूरे ऑफर फॉर सेल पर बातचीत भी करेंगे। लेकिन आइए तब तक बढ़ते आगे और कुछ और पोजिशनल पिक्स ली जाए। पालिया साहब ने ग्रीन पैनल को लॉन्ग टर्म के तौर पर पसंद किया है, बताएं सर आपकी पोजिशनल पिक। अनिल, जो रहेगी वो रहेगी ISGC हैवी इंजीनियरिंग। ये स्टॉक में देखें तो एक राउंडिंग बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे रिकवरी बनी है। स्टॉक अपने सारी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। अगर हम देखें डेली सेटअप पे तो स्टॉक में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, और स्टॉक चैनल में दिख रहा है। तो ISGC हैवी इंजीनियरिंग यहाँ पे बाय करने की सलाह है पोजिशनल पिक में। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए करीब 850 से लेकर 860 तक के। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब यहाँ पे 675 के आसपास। ओके, तो ISGEC ये है वो स्टॉक्स जो एक कैपिटल गुड्स कंपनी, यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई। इस वक्त 718 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये है पालिया साहब की पसंद का शेयर। एक बार जरा पालिया साहब जरा इसके एक बार स्टॉप लॉस टारगेट बताएं सर, मैं मिस कर गया। सो 675 का स्टॉप लॉस होगा, और 840 से 860 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए ISGC बाय करना है पोजिशनल पिक में। परफेक्ट।
शेयर का नाम सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई कोर्स करना हो यूनिवर्सिटी का, ऐसा पढ़ाई वढ़ाई करने वाला, ऐसा ISGC टाइप कोर्स करना हो कोई इंजीनियरिंग का, इस तरह की पढ़ाई वाला, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के कोर्स वाला नाम जैसा लगता है। चलिए थोड़ी देर में सेठी साहब से हम लेंगे उनकी पोजिशनल पिक भी, लेकिन उससे पहले वक्त है एक और न्यूज पर, यूज सेगमेंट का, और पतंजलि फूड के ऑफर फॉर सेल पर हम करेंगे मुलाकात कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। पतंजलि फूड्स देश की वो जानी मानी कंपनी जिसके परिचय की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दूं आपको कि देश की दिग्गज FMCG हेल्थ और वेलनेस कंपनी है। देश भर में 25 से ज्यादा प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं जिसमें 19 ऑपरेशनल है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बिजनेस के साथ पाम और सोया सेगमेंट की वैल्यू चेन में भी कंपनी मौजूद है। अप्रैल 2022 में NSE BSE पर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के तौर पर इसकी लिस्टिंग हुई थी और करीबन अब 14-15 महीने बाद एक और ऑफर फॉर सेल आया जो पिछले हफ्ते शुक्रवार को खत्म हुआ और अब प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जो सेबी के नियमों के मुताबिक घटकर 75% के नीचे आनी थी 73.8% आ चुकी है। आइए आपकी मुलाकात स्वामी रामदेव से कराएं, जाने माने योग गुरु। वैसे तो आप सब लोग जानते पहचानते हैं, लेकिन फिर भी दीप कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताना चाहता हूँ जो शायद लोगों को परिचय के लिए आज से कम पता हो। अच्छा, दो वजह से जानते हैं। एक तो ये कि वो जाने माने योग गुरु हैं और दूसरा ये कि वो पतंजलि फूड्स के प्रोमोटर हैं, लेकिन दिव्य योग मंदिर के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ से पुणे से स्वामी रामदेव ने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की है, मानद उपाधि है। KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से भी आपने डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री आपको प्रदान की गई है। MIT यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से डॉक्टर ऑफ साइंस, बहरामपुर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ, ये सारे के सारे क्वालिफिकेशंस में वैसे तो डॉक्टर लगाने चाहिए स्वामी जी का, डॉक्टर स्वामी रामदेव। ओके, और 2006 में आपने की थी पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना। स्वामी रामदेव हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपके ऑफर फॉर सेल को बहुत ही गजब का रेस्पॉन्स मिला है, चाहे वो बड़े इन्वेस्टर्स हों या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स। 2 गुना बड़े इन्वेस्टर्स ने भरा है, 3 गुना रिटेल ने भरा है। बधाई आपको। जरा अंदाजा दें किस तरह के इन्वेस्टर्स आए हैं आपके ऑफर फॉर सेल में, अगर कोई एक आप इंडिकेशन दे सकें, इशारा कर सकें कि बड़े इन्वेस्टर्स में किसका इंटरेस्ट बना है। देखिए, सबसे बड़े इन्वेस्टर्स तो हमारे GQG है जो बहुत ही रिनाउंड नाम है और बड़े विजनरी व्यक्ति हैं, मैंने देखा है। और फिडेलिटी बहुत बड़ा नाम है। मैंने जब सुना कि ये करीब 80 ट्रिलियन का फंड है तो खास बात थी कि जब हम जो हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकर जेफरीज के साथ में गया, जब मैंने इनके फंड्स के साइज सुने तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि 8 ट्रिलियन के फंड्स हैं और वो पतंजलि के साथ अब साझेदारी और भागीदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिडेलिटी, GQG, फैगेलगर और ऑलस्प्रिंग, बाकी जो है UK, USA, सिंगापुर के कितने बड़े बड़े फंड्स हैं, कुछ कनेडियन जैसे पेंशन फंड है, माने एक लंबी फहरिस्त है। यदि मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं कि तो वर्ल्ड के टॉप रिनाउंड जो इक्विटी फंड हैं, जो कैपिटल मार्केट के जो बड़े बड़े, जिसको कहते हैं शूरमा कहते हैं, जिनको हम बड़े बड़े भामाशाह कहते हैं या अपने अपनी भाषा में जो भी हम बोले, तो वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं। और जो कभी हमें कवर करने में संकोच करते थे जी, अब उनको भी पतंजलि को जो हल्के में लेते थे वो भी पतंजलि की ताकत को आज देख रहे हैं जी, कि पतंजलि के साथ किस प्रकार से वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं जी। और पतंजलि आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोगों तक जिसकी रीच ही नहीं, जिसने अपनी रीच को कस्टमाइज किया, और लक्ष्य है पहले 200 करोड़ जिसको आने वाले 2-2.5 सालों में हम अचीव कर लेंगे जी। और फिर लक्ष्य है पतंजलि को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने का और 500 करोड़ लोगों तक अपने रीच को बढ़ाने का। क्या बात है। अच्छा, हमारे जो अगले जो एज ए विजन जी पतंजलि को आगे ले जाने का जो हमारा सपना है अनिल जी, एक्सपोर्ट में हम पतंजलि को आगे लेके जाएंगे, ऑनलाइन से लेकर के मॉडर्न ट्रेड से लेकर के, मॉडर्न ट्रेड के साथ साथ में
जो अभी अनकवर्ड एरियाज हैं हमारे, उन सब को कहीं डायरेक्ट कहीं इनडायरेक्ट रीच के माध्यम से सपना है हमारा, हम पतंजलि को इंडिया में अभी हमसे एक ही बड़ा ब्रांड बचा है जी जिसको यूनिलीवर कहते हैं। पहले यूनिलीवर को इंडिया में बीट करना और फिर एफएमसीजी की वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी पतंजलि को बनाना, ये सपना है हमारा जी सिंघवी स्वामी जी, को लेकर। ऐसा प्रोमोटर मैंने आज तक मेरी लाइफ में देखा नहीं जो ऑन एयर नेशनल टीवी पे खुलेआम कहे कि हम इनको बीट करेंगे और नंबर 1 बनेंगे। आप गजब कमाल है। अच्छा एक चीज बताइए, आपने कहा कि आप सिंगापुर, अमेरिका, लंदन, पूरे दुनिया भर में घूमे, रोड शोज किए आपने इस ऑफर फॉर सेल के जरिए, और बड़े नाम आप बता रहे हैं, GQG, फिडेलिटी और कई सारे बड़े हैं, ये लोग आए तो आप इनसे मुलाकात के तो उनको लगा नहीं कि मतलब एक जनरली उम्मीद करते हैं कि प्रमोटर आएगा बिल्कुल मतलब चमकता दमकता हुआ और सूट वूट पहन के टाई वाई लगा के, तो अब फिर भी आपको देख के पैसा लगाया उन्होंने? देखो, उनके सामने पतंजलि का 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड था। रुचि सोया जो हमने कंपनी एक्वायर की, उसका 50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड था। एंड दे आस्क्ड मी व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ पतंजलि, देन आई टॉल्ड द ट्रस्ट behind Patanjali. There is no any family house, there is no any celebrity, there is no any professionals like suited booted professionals. हम तो spiritual professionals हैं। लेकिन I told the strong distribution, strong quality products, research and evidence based all product line, product portfolio, and the trust is more important. सबसे बड़ी चीज होती है ब्रांड्स के लिए ट्रस्ट। आप आज पॉलिटिक्स में मोदी जी एक ब्रांड है, मान लीजिए इंडिया में कांग्रेस के पास में राहुल गांधी एक ब्रांड है, तो ऐसे हर जगह ब्रांड है। टीवी चैनलों में भी एक ब्रांड है, जैसे आप लोग कहते रहते हैं हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 है। तो जैसे टीवी में जो है चैनल ब्रांड होते हैं, पॉलिटिक्स में भी कोई फेस ब्रांड होता है, ऐसे ब्रांड्स में भी एक तो ब्रांड होता है। जैसे आज पतंजलि में चाहे हनी है, चाहे च्यवनप्राश है, चाहे पतंजलि में दंत कांति, केश कांति है, ये ब्रांड्स है। और उन ब्रांड्स के पीछे लोग की तरफ उस पर फेथ करते हैं, तो उनको क्या बेनिफिट है? तो पतंजलि की जो यूएसपी है वो हेल्थ एंड वेलनेस है, और उसको हमने प्रोपेगेट किया है 30 साल में। आपको तो पता है किस तरह से पतंजलि बना है, और जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पतंजलि के पास है, उसी की वजह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरी दुनिया जुड़ेगी। नहीं भाई जी बिल्कुल स्वामी जी, तो मैं समझ सकता हूँ आपने विदेशी निवेशकों को उन्हीं की भाषा में योग और साथ ही पैसे बनाने के हेल्थ और वेल्थ दोनों के मंत्र देकर आए। मतलब हर बार आपसे मिलता हूँ कुछ नया आप में नजर आता है। इस बार आपने जो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोली है, गजब है। अच्छा एक चीज और जो मार्केट में बड़ी बातें चल रही कि ग्रीन शू ऑप्शन आप लेने वाले थे, आपने लिया नहीं, तो लोग बोल रहे कि स्वामी जी ने तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। 1000 रुपए की प्राइस थी, सोचा कि 18.5% डिस्काउंट पर FPO आएगा, OFS आएगा और ग्रीन शू भी होगा, लेकिन रिस्पॉन्स इतना जबरदस्त, आपने प्राइसिंग भी ऊपर की और लोग दंग रह गए। तो क्या वजह थी आपने ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया? देखो, हमें क्वालिटी इन्वेस्टर्स चाहिए, और हमने देखा आज जो है एक वो बराबरी के लोग होने चाहिए। आज मैं देखता हूं चाहे हमारे लोकल इन्वेस्टर्स या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हो, चाहे अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस कंपनियां हो या पेंशन फंड्स हो, जो भी माने जिनकी हैसियत है, जिनकी के अंदर ये ताकत है, को पतंजलि के साथ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर, एक लंबे हमसफर के तौर पर पतंजलि के साथ ठहर सकते हैं, उन्हीं को हमने चूज किया कि हमारा काम हो गया। और अब जिस तरह से हम पतंजलि को लेकर के आगे चल रहे हैं, चाहे वो फूड है, चाहे हमारा वो प्लांटेशन है, चाहे बिस्किट है, कन्फेक्शनरी है, चाहे हमारा उसमें न्यूट्रिशिटिकल है, एक माने पतंजलि एज ए अम्ब्रेला ब्रांड आज इतना बड़ा है। पहले लोगों ने पतंजलि की ताकत पूरी समझी नहीं थी। अब जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स आए तो देश ही नहीं, पतंजलि पूरी दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उस पतंजलि का लोहा सब मानने लगे। और जिस तरह से हम पतंजलि को लेकर के अब आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से हम अपने पूरे चैनल पार्टनर्स को उन सामूहिक समृद्धि के एक संकल्प के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ये
ब्रांड इतना बड़ा होगा, शायद मैं आपको कह सकता हूँ, शायद आपको तो शायद पता होगा कि नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि हमारा गंतव्य बहुत बड़ा है अनिल भाई जी। स्वामी जी, तो अब एक चीज बताइए, चूंकि आपने ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या अभी भी थोड़ी और स्टेक बेचेंगे? अब सेबी के नियमों के मुताबिक आप 75% के नीचे आ गए तो फुल स्टॉप। सेबी के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हमने 1% ऑलरेडी ज्यादा ही कर दिया, Correct. 6 करना था 7 कर दिया। करेक्ट। और अब क्योंकि पतंजलि को एज ए अम्ब्रेला ब्रांड हमें बहुत बड़ा करना है, तो फिर भाई मैं सस्ते में क्यों बेचूं? नहीं, लेकिन अभी बेचने का स्कोप है, आगे भी बेच सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अभी इसके बारे में जरूर विचार करें। ओके, विचार करेंगे, चलिए ठीक। अच्छा, अब एक चीज बताइए, रिटेल इन्वेस्टर जानना चाहते हैं उन्हें फाइनल प्राइस क्या है? आपके ओएफएस में जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको किस दाम पे शेयर मिलेंगे? क्या ये 1165 रुपए है? वो मिल चुके हैं ना उनको तो। हाँ, प्राइस क्या है? प्राइस 1165। जो भी एवरेज प्राइस जो भी निकलता होगा इसी के आसपास ही होगा। जी जी। अच्छा, और जी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके शायद 1141 40 से ऊपर ही था, 41-42 रुपये। ओके, ठीक है। माने प्राइस तो फाइनल हो गया, शेयर भी उनके नाम अलॉट हो चुके हैं जी। अब तो यात्रा उससे आगे बढ़ चुकी है। अच्छा, अब आगे की यात्रा में, आगे की यात्रा पे एक मेरा सवाल है है। स्वामी जी, आगे की यात्रा पे मेरा एक सवाल है। पिछली बार आप ऑफर फॉर सेल लेके आए थे, उसके बाद आपने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था जब आपने पतंजलि का फूड बिजनेस आपने मर्ज कर दिया, रुचि सोया में बाद में नाम पतंजलि फूड कर दिया। क्या इस बार कोई ऐसा और मास्टर स्ट्रोक आप खेल सकते हैं? मैं आपको आइडिया दे सकता हूं, आपका नॉन फूड बिजनेस है जो अभी भी बाहर है, क्यों ना उसको भी मर्ज कर दे पतंजलि में और बड़ा हो जाए। वैसे आप हमारे बहुत अच्छे एंकर तो हैं, आप बहुत अच्छे आप बिजनेस के समझने वाले एक बहुत प्रज्ञावान बहुत विद्वान जो है आप, सब कुछ हो अरे बहुत, लेकिन आप जो है हमारे एक अच्छे सलाहकार भी हो। अरे स्वामी जी, मैं तो खाली, लेकिन मैंने यदि अभी नॉन फूड के बारे में कुछ टिप्पणी कर दी तो इस शेर का क्या होगा? हाँ, ओके, इसकी मुझे चिंता है। ठीक बात है। मैं कह सकता हूं जी कि उसका एक जिसको कहते हैं कि आप पतंजलि को एज ए अम्ब्रेला ब्रांड स्ट्रेंथन करने के लिए जो जो एक्सरसाइज करनी चाहिए, और उस एक्सरसाइज का प्रोसेस है। पहले जो हमारा चाहे वो दंत कांति है, केश कांति है, हेयर केयर, डेंटल केयर के साथ साथ स्किन केयर के भी, एलोवेरा जेल आज देश का करीब मार्केट शेयर की बात करें तो 80-90% मार्केट शेयर हमारे पास। फिर डेंटल केयर, स्किन केयर में जो हमने पूरा एक तरह से हम कहेंगे कि जो पूरा पतंजलि का साम्राज्य जहां तक हमने बढ़ा दिया है, वो लोगों के लिए अपने आप में उनको हैरत में डालने वाला। उसमें फिर हमने पूरे होम केयर प्रोडक्ट्स की, और स्किन केयर में क्योंकि अब नेचुरल जो ब्यूटी है और नेचुरल प्रोडक्ट्स उधर दुनिया बढ़ रही है, और उसमें जो क्योंकि जो मैंने देखा पूरा शेयर मार्केट, ये जो कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट है, ये तो पूरा चलता है मार्जिन के ऊपर। उसमें मार्जिन बहुत जबरदस्त है, मेरे 30% प्लस उसमें मार्जिन है, तो उसके ऊपर बहुत जबरदस्त निगाहें लोग गाड़ी बैठे हैं। तो हम पहले तो उस पूरे बिजनेस का इवैल्यूएशन कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसके मर्जर की क्या प्रोसेस है, फिर उसके लिए जो है पूरे बोर्ड मीटिंग में उसका रेजुलेशन लाना, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि क्या होगा क्या नहीं होगा आज मैं इसको बोल नहीं सकता, उसके लिए कुछ सेबी के रूल्स भी हैं। अभी हमारा क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट हमें आउट भी करना है, जी। लेकिन आज मैं इतनी सी बात जरूर कह सकता हूं आपके चैनल पर जी। अब आप, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग हो जाएगी, लेकिन मैं आप पूरी ज्यादा ब्रेकिंग मत करना भाई, बस इतना ही करना कि हम पतंजलि को एज ए अम्ब्रेला ब्रांड उसके अंदर कितने हम अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को ला सकते हैं, इसके ऊपर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जल्दी किसी न किसी परिणाम पर पहुंचेंगे और आपके यहाँ आकर के ये ब्रेकिंग न्यूज देंगे। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आप हमेशा से देश दुनिया में लोगों की हेल्थ बनाने के साथ साथ आपके निवेशकों की वेल्थ बनाने का भी काम कर ही रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब ऑफर फॉर सेल 650 रुपए के आसपास आया था 15 महीने के वक्त, 15 महीने पहले, वहां से शेयर दुगुना है। आपने पतंजलि का फूड बिजनेस
बिल्कुल औने पौने दामों पर लगभग मुफ्त में आपने मर्ज करके एक तरह से शेयर होल्डर्स को बोनस ही दिया था उस वक्त। बड़ी बात है, और ये तभी हो पाता है जब कोई बिना फैमिली बैकग्राउंड का प्रमोटर हो, जिसको ज्यादा फर्क ना पड़ता हो कि चलिए मुझे वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, और एक बार फिर से आपको जी हमको सिखाई थी अनिल भाई जी कि इन्वेस्टर्स का ज्यादा से ज्यादा भला होना चाहिए। एब्सोल्युटली। पतंजलि के साथ जो भी इन्वेस्टर्स जुड़ेंगे, हम चाहेंगे हम उनको साथ में लेकर के और एक लंबी, एक सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ एक सस्टेनेबल वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी हम क्रिएट करें और पतंजलि को एक वर्ल्ड ब्रांड बनाए। उसके लिए जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका और इस देश ने और दुनिया के लोगों ने जो हम पर भरोसा किया, मैं सबका शुक्रिया कहता हूं। और अब इस यात्रा को वैश्विक यात्रा के रूप में, वैश्विक ब्रांड के रूप में पतंजलि को लेकर के जाएंगे और भारत का नाम पूरी दुनिया में बढ़ाएंगे। जो वोकल फॉर लोकल और लोकल को बनाना है ग्लोबल, अब इसका पतंजलि सबसे बड़ा प्रतिमान घटे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमें समय देने के लिए। तो ये थे स्वामी रामदेव, योग गुरु, पतंजलि फूड से पूरे ऑफर फॉर सेल और कंपनी की योजना पर के लिए ग्रोथ के बड़े टारगेट सबसे काम की बात जो कही है स्वामी जी ने, जो हमारे दर्शकों को और इन्वेस्टर्स को समझनी चाहिए, और क्योंकि हमने बहुत स्ट्रांगली कहा था इस ऑफर फॉर सेल में आप पैसा जरूर लगाएं, और वो ये कि जितने भी ब्रांड्स हैं उनको वो पतंजलि के अंदर लाने की कोशिश। इसका मतलब क्लियर कट है कि जैसे पहले आप सारा फूड बिजनेस लाए, रुचि सोया नाम था, पतंजलि फूड कर दिया, अब नॉन फूड बिजनेस है, उसको क्यों ना पतंजलि फूड का और पतंजलि की ये जो लिस्टेड कंपनी उसका फायदा मिले। इसी इरादे से मैंने ये सवाल पूछा था। और उसका जाहिर सी बात है कि कोई भी प्रमोटर एक वो लिमिट में ही आपको जवाब दे सकता है, लेकिन जो मेरी समझ है जिससे मैं एक इंटरप्रिटेशन निकाल सकता हूँ, उसका मतलब ये है कि इवेंचुअली वो ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे जिसमें नॉन फूड बिजनेस, दूसरे बिजनेसेस जो पतंजलि के अलग अलग दूसरी कंपनियों में, वो मेन पतंजलि फूड में आ जाए, जिससे कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू और वेल्थ और बने। तो प्लान इसी डायरेक्शन और सबसे बड़ी बात आपको याद हो, लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि जो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला था फूड बिजनेस को, एकदम मतलब ऑलमोस्ट वन टाइम ईबिटा पे उन्होंने ट्रांसफर किया था, जबकि वो आराम से 20-20 गुना ईबिटा पे हो जाता था। इट वाज एज गुड एज बोनस बिना बोले। आई थिंक कुछ ना कुछ ऐसे ही जरूर आगे सोचेंगे, करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। लेट्स सी। सो हमारी तो रिकमेंडेशन है ही लगातार 1400 से 1500 रुपए के इनिशियल टारगेट है। जब हम ऑफर फॉर सेल के वक्त भी कह रहे थे, अगर आपका लॉन्ग टर्म नजर आए 1800-2000 के टारगेट के लिए आप अपने पास होल्ड करके जरूर रखें। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आपके लिए आ रही है पोजिशनल पिक्स। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 10 की कमाई, और नए हाई बनाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन में बाजार इस समय ट्रेड कर रहा है, बट 19,600 के ऊपर आराम से निफ्टी इस समय होल्ड करते दिख रहा है। बैंक्स में थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। आइए पोजीशन पिक लेनी है सिटी साहब की तरफ से। सर बताएं आज की पोजीशनल कॉल। बिल्कुल दीपांशु, आज की जो मेरी पोजीशनल पिक है, एक रियल एस्टेट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है नेस्को। एक जबरदस्त क्वालिटी की कंपनी है, मेनली रियल एस्टेट में ये एग्जीबिशंस के सेगमेंट में है, फिर आईटी पार्क्स बनाती है। और हमने देखा गोरेगांव ईस्ट मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी प्रॉपर्टी है, और आजकल रियल एस्टेट सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, और ये जितने कमर्शियल स्पेसेस है वहां रेंटल्स भी अच्छे हो गए और डिमांड भी जबरदस्त है। तो इन सबको देखते हुए प्लस रियल एस्टेट में भी जो तेजी बन रही है उसको देखते हुए स्टॉक को आज पिक किया है। फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है क्लोज टू 69%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 18%, एक नेग्लिजिबल डेट 0.01 का डेट इक्विटी रेशियो है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, कोई प्लेज नहीं है, और बाकी आपके एफआईज डीएस भी बुलिश रखते हैं, 12-13% स्टेक वो भी ओन करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। पोजिशनल तौर पे इस पे खरीदारी करने की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 675 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 605। 605 का स्टॉप लॉस, 675 के टारगेट के लिए करें खरीदारी आप नेस्को में। शॉर्ट टर्म पिक्स देंगे आपको पालिया साहब और सेठी साहब दोनों फिर से ले, और कुछ 10 की कमाई के बेहतरीन शेयर भी आपके लिए आ रहे हैं। उससे पहले एक बार जरा लाइफ एट लाइफ आई हमारी इस खास सीरीज में मुलाकात की जाए गौतम दुग्गड़ साहब से। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के गौतम दुग्गड़ साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। गौतम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले एक व्यू बाजार पर, उसके बाद आपसे रिजल्ट सीजन पर भी मुझे विस्तार से बातचीत करनी है। बताएं सर, व्यू किस तरह का बन रहा है मार्केट पे? लाइफ हाई पर आज फिर से हमें आपको बहुत बहुत बधाई भी उसके लिए। कितनी तेजी? और आजकल सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं,
आपका क्या जवाब है सर? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। देखिए, पिछले 3 महीने में अगर आप देखते हैं बीएसई मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों 20-20% ऊपर है करीबन, और निफ्टी ने मेरे ख्याल से 10 से 12% की कुछ बढ़त बनाई है। और वाजिब है कि काफी सारा एक्साइटमेंट है निवेशकों में और मीडिया में भी। बट अगर आप थोड़ा पीछे हट के देखते हैं तो पिछले 6-7 साल का जो रिटर्न रहा है बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स का बहुत ही कम रहा है। 7% का कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है, और बीएसई मिड कैप इंडेक्स ने भी करीबन 12% का कंपाउंडिंग दिया है 6 साल में। तो हालांकि पिछले 3 महीने का रिटर्न काफी अच्छा है, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अभी भी बहुत ही मॉडेस्ट है। तो जो बहुत ज्यादा एक एक्साइटमेंट है कि न्यू हाई है, पुराने हाई तोड़ दिए हैं, इसको 2 तरीके से देखना चाहिए अनिल जी। पिछला 1.5 साल में लगभग अक्टूबर 2021 में निफ्टी ने पहली बार 18,500 के आसपास का लेवल बनाया था। उसके बाद पिछले 1.5 साल से निफ्टी कहीं नहीं गया था, और अभी भी अगर आप 19,500 या 19,600 के आसपास का रेंज देखते हैं तो 1.5-2 साल में रिटर्न्स बहुत ही कम रहे हैं। तो जबकि इंडेक्स न्यू हाई पे है, बट पिछला 1.5 साल में बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। हालांकि प्रॉफिट भी न्यू हाई पे है। एनएसई 500 का जो इंडेक्स है उसका टोटल प्रॉफिट 2020 में 4.5 लाख करोड़ होता था, जो 2023 मार्च एंडिंग ईयर के लिए 11,10,000 करोड़ हुआ है। निफ्टी 50 का प्रॉफिट FY20 का 3,50,000 करोड़ था, जो FY23 में 6,34,000 करोड़ हो गया है। जीडीपी 7.2% के इससे रियल जीडीपी में ग्रोथ FY23 में हमने देखी है। हेडलाइंस भले ही इंडेक्स की बनती है, जबकि प्रॉफिट जीडीपी ये जो फंडामेंटल आंकड़े हैं ये पीछे रह जाते हैं। दूसरा, वैल्यूएशन के एंगल से आप देखते हैं तो जब अक्टूबर 2021 में निफ्टी ने 18,500 का मार्क बनाया था, तब निफ्टी का पी 21 होता था। आज जब हम 19,600 पे खड़े हैं और 1 ईयर फॉरवर्ड अगर आप देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो निफ्टी का, तो करीबन 19 टाइम है। तो जबकि बाजार पुराने हाई से आगे आ गया, बट वैल्यूएशन नीचे आ गया। इसका एक ही मीनिंग है कि कॉर्पोरेट इंडिया की अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग रही है। जहां तक आगे का सवाल है, मुझे लगता है इंडिया आज पूरे ग्लोबल मार्केट्स में एक ऐसा बाजार है जहां पे इंडिया के मैक्रो और माइक्रो दोनों बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में है। हमारा जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन नीचे आ गया है, आरबीआई ने अपनी रेट हाइक्स पे पॉज बना के रखा है, करेंसी स्टेबल है, क्रूड भी एक रेंज में है, और फिस्कल और करंट अकाउंट डेफिसिट भी काफी कंट्रोल में है। तो ये रही मैक्रो की बात। और माइक्रो में हमने देखा है कॉर्पोरेट अर्निंग्स पिछला साल भी काफी अच्छा था, और इस साल हमारी उम्मीद है कि निफ्टी में करीबन 20% की अर्निंग्स ग्रोथ होगी। और हमने एफआई फ्लोज, जो कि बहुत मैटर करते हैं कभी कभी शॉर्ट टर्म में, 2021 अक्टूबर से लेके फरवरी 2023 तक $17 बिलियन का आउटफ्लो हमने देखा था। उसके मुकाबले डोमेस्टिक इनफ्लोज $51 बिलियन थे वही सेम पीरियड में। सो 17 बिलियन का आउटफ्लो, उसके सामने डोमेस्टिक का $51 बिलियन का इनफ्लो। अभी पिछले 4 महीने से एफआई की बहुत बड़ी खरीदारी हमने देखी है, करीबन 13-14 बिलियन का इनफ्लो आया है। और मुझे लगता है जिस तरह के कगार पे मैक्रो और माइक्रो कॉम्बिनेशन में इंडिया खड़ा है, आगे ये फ्लोज कंटिन्यू रहने की आशा है, क्योंकि इंडिया के फंडामेंटल्स अभी बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। और डोमेस्टिक फ्लोज काफी स्टेबल है, हम हर महीने एसआईपी का आंकड़ा देख ही रहे हैं। तो मुझे लगता है हालांकि मार्केट नए हाई पे है, बट अगले 3 साल के लिए हो सकता है एक न्यू लो हो जाए ये आज का बाजार, जो आज का आंकड़ा है। ओहो, इंटरेस्टिंग। अगले 3 साल के लिए नया लो बन सकता है। वंडरफुल, क्या बात है। बहुत स्ट्रांग आउटलुक गौतम जी की तरफ से आता हुआ दिखा है। सर, ऐसे में बताएं, क्योंकि आप तो कंपनियों के नतीजों पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, बैलेंस शीट बहुत बारीकी से देखते हैं, नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है। इस रिजल्ट सीजन में क्या खास बातें आप देखने जिन पे आपकी नजर है? एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, क्योंकि क्या है, न्यू हाई है, बाजार का एक पुल बैक आना बहुत लाजमी होता है कई बार, जब आप वन वे राइड होता है। और कई सारे पॉकेट्स मिड कैप स्मॉल कैप में हमने देखा बहुत बड़ा एक अपबिट सेंटिमेंट रहा है, स्पेशली इंडस्ट्रियल स्टॉक में। कल मैं देख रहा था इंडिया के टॉप 100 जो इंडस्ट्रियल कंपनीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, इन सबका मार्केट कैप 3 साल पहले 7 लाख करोड़ होता था 100 कंपनीज का मिला के, राइट। आज उन्हीं 100 कंपनीज का मार्केट कैप करीबन 21 लाख करोड़ है। तो 3 साल में 3 गुना हो गया है, राइट। मिड कैप प्लस स्मॉल कैप प्लस लार्ज कैप सब मिला के टॉप 100 इंडस्ट्रियल कंपनीज ऑफ इंडिया। अब आते हैं बाजार के नतीजों पे। ये क्वार्टर के हमारा अनुमान है, ये क्वार्टर में निफ्टी में 25% अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा।
इसमें थोड़ा सा एक अनयूजुअल एलिमेंट है ब्रॉडर मार्केट्स के लिए भी और निफ्टी के लिए भी। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनका पिछले साल सेम क्वार्टर में 20,000 करोड़ का लॉस था और इस क्वार्टर में हमारी उम्मीद है कि उनका 40,000 करोड़ का प्रॉफिट हो। सो 20 के लॉस से 40 का प्रॉफिट में 60,000 करोड़ का स्विंग है। निफ्टी में एक ही ओएमसी है बीपीसीएल। अगर आप निफ्टी के नतीजे बीपीसीएल हटा के देखते हैं तो जो 25% का अर्निंग्स ग्रोथ है वो 12 हो जाता है। और जो हमारा ब्रॉडर कवरेज है मोतीलाल ओसवाल कवरेज यूनिवर्स 235 स्टॉक का, जिसमें हम 50% अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, वहां पे भी अगर आप 3 ओएमसीज हटा देते हैं तो अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 12% होगा। कौन से सेक्टर्स इसको आगे लेके जाएंगे इस क्वार्टर के नतीजे को? सबसे आगे फाइनेंशियल्स है, जहां पे प्राइवेट बैंक्स 32%, पीएसयू बैंक ऑलमोस्ट 100% और एनबीएफसी करीबन 30% अर्निंग्स ग्रोथ देने की हमारी एस्टिमेट है। दूसरा ऑटो, जो हम पिछले 2-3 बार भी बात की है, मैंने आपको बताया था कि ऑटो में एक नया साइकिल चालू हुआ है। ये तीसरा कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर है जहां हमने अपग्रेड्स देखे हैं और ये क्वार्टर भी बहुत शानदार नतीजे रहेंगे ऑटो सेक्टर के। अगर आप ऑटो सेक्टर विदाउट टाटा मोटर्स देखते हैं तो 60% प्रॉफिट ग्रोथ है YOY। इंक्लूडिंग टाटा मोटर्स देखते हैं तो कुछ 10 गुना प्रॉफिट दिखता है क्योंकि बेस में बहुत बड़ा लॉस था टाटा मोटर्स का। तीसरा सेक्टर जो अच्छा करने की उम्मीद हमें है वो है कंज्यूमर सेक्टर, जहां हमें लगता है कि एक ब्रॉड बेस्ड मार्जिन एक्सपेंशन आपको दिखेगा और वहां हमारी उम्मीद है 20% प्रॉफिट ग्रोथ की ऑन अ टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ 10%। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आईटी सेक्टर, जहां डिमांड कमेंट्री हालांकि बहुत सबड्यूड है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियल डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही म्यूटेड है, बट YOY प्रॉफिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगा क्योंकि बेस में 0 ग्रोथ था आईटी सेक्टर के, जो अभी हमें लग रहा है कि 16% प्रॉफिट ग्रोथ आएगा, जो सिक्वेंशियली फ्लैट है बट ईयर ऑन ईयर 16% का ग्रोथ है। और फिर कई सारे छोटे सेक्टर है जहां पे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जैसे फार्मा है, 13% ग्रोथ हमारे कवरेज का एक्सपेक्टेड है, बट दिस 13% इज हाईएस्ट इन लास्ट 7 क्वार्टर्स। सीमेंट पिछले 8 क्वार्टर से डबल डिजिट डिक्लाइन दिखा रहा है प्रॉफिट में। अगले 3 क्वार्टर हमारी उम्मीद है कि 60 से 70% लो बेस पे प्रॉफिट ग्रोथ करेगा और सिमिलरली मेटल्स में भी यही होने की उम्मीद है कि ये क्वार्टर में मेटल्स के प्रॉफिट का बेस बनेगा विद 53% प्रॉफिट डिक्लाइन, बट अगले 3 क्वार्टर में रिवाइवल होगा। सो फुल ईयर हमारा एक्सपेक्टेशन 20% अर्निंग्स ग्रोथ का है निफ्टी का। हमारा अर्निंग्स रिवीजन बहुत स्टेबल है FY 24-25 में। हमने हमारे EPS FY 24 का 965 रुपया है और FY 25 का 1110 रुपया है, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये साल काफी हेल्दी रहेगा कॉर्पोरेट अर्निंग्स के लिए। तो ये साल और ये तिमाही दोनों कमाइयों के हिसाब से काफी बेहतर रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और उस लिहाज से आपको एक स्पेसिफिक राय आपसे आईटी सेक्टर पर लेना चाहता हूं। हालांकि कमाइयों में अभी भी कोई ऐसा खास संकेत आया नहीं है कि जैसा लगे कि बस सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन स्टॉक्स बड़े भागने लगे हैं। क्या व्यू बन रहा है आपका आईटी सेक्टर पर? अनिल जी, आईटी सेक्टर नंबर खराब होने के 1 साल पहले गिरना चालू हो गया। आईटी सेक्टर्स के नंबर 2022 में खराब होना चालू हुआ था, जबकि स्टॉक्स 2021 अक्टूबर के बाद गिरना चालू हुए। सिमिलरली जब सेक्टर में टर्न होगा सेंटिमेंट्स का, स्टॉक प्राइसेस उसके पहले चलना चालू हो जाएंगे, राइट? तो अभी नंबर्स ये क्वार्टर म्यूटेड था, हो सकता है अगला क्वार्टर भी म्यूटेड हो, बट सेक्टर में अभी वैल्यू है, स्पेशली लार्ज कैप्स में। सी NSE आईटी इंडेक्स 2022 में 27% गिरा था, राइट? पिछले 1.5 साल से आईटी स्टॉक्स कहीं नहीं गए। इन्फोसिस का हाई मुझे लगता है 1900 था, जो भी थोड़ा बहुत चलने के बावजूद 1450 के भाव पे। इनके कैश फ्लोज, डिविडेंड यील्ड्स, बायबैक वगैरह, फ्री कैश फ्लो, सारा अगर आप एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसमें मिसिंग एलिमेंट जो है वो डिमांड ग्रोथ का है, जो कि आईटी सेक्टर की कमेंट्री अगर आप सुने हो पिछले वीक में TCS, HCL टेक की, इनके ऑर्डर बुक्स अभी भी स्ट्रांग है। TCS ने ये क्वार्टर में भी करीबन $10.2 बिलियन का TCV दिखाया है, जो कि बहुत स्ट्रांग मुझे लगता है। तो वैल्यूएशन जब आपके फेवर में है और यील्ड्स और कैश फ्लोज भी काफी स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर आईटी सेक्टर्स आल्सो स्टार्ट्स परफॉर्मिंग। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर अभी भी न्यूट्रल है। हमारा सबसे बड़ा ओवरवेट कंजम्पशन और फाइनेंशियल्स और ऑटो, इन 3 सेक्टर पे है। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी भी एक्शन काफी भरपूर है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम दुग्गड़ जी, हमारे लिए समय देने के लिए और नतीजों पर और साथ ही बाजार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आइए बढ़ते आगे और वक्त है पोजिशनल पिक्स के बाद शॉर्ट टर्म पिक्स का। पायलट साहब बताएं सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक।
अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक में जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरी लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो आज के सेशन में काफी अच्छा मोमेंटम बना और स्टॉक को देखें तो ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे। हमें लगता है जिस तरीके से डेली वीकली चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बने, ये स्टॉक का मोमेंटम शॉर्ट टर्म में एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 940 से 960 तक की अपसाइड हमें लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा ये स्टॉक को बाय करने का करीब 835 के आसपास। कैप्लिन पॉइंट बाय करने की सलाह है शॉर्ट टर्म पिक में। कैप्लिन पॉइंट पर करें आप खरीदारी। आइए राकेश जी, कुणाल जी की 10 की कमाई भी ली जाए। सर बताएं आपका स्टॉक। दीपांशु, 10 की कमाई की बात करें उससे पहले एक स्टॉक जिस पे मैंने और राकेश जी ने नीचे के लेवल्स पर खरीदारी की राय दी थी और वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जिसमें हमने 120 रुपए का लक्ष्य सुझाया था 10 की कमाई में और वो टारगेट आ चुका है। उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो जिन्होंने खरीदा हुआ है बिल्कुल होल्ड करें और इस स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और आज 10 की कमाई में जिस शेयर को मैंने और राकेश जी ने चुना है वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। इस पर भी पहले मैंने और राकेश जी ने 2 बार 10 की कमाई में खरीदारी की राय दी है। जबरदस्त अपसाइड स्टॉक में देखने को मिला और हमें लगता है कि स्टॉक आगे भी चलकर आउट परफॉर्मर साबित होगा। इसमें एक बहुत विशालकाय राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसके चार्ट पर बन चुका है जिसका ब्रेकआउट आ चुका है। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस मौजूदा स्तरों पर गिरावट में एक्यूमुलेट करें। ओवर टू राकेश। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। जैसा भी कुणाल जी ने बोला, 2 बार रिकमेंड करा है। एक बार हमने 320 के अराउंड रिकमेंड किया था, दूसरी बार 445 के अराउंड रिकमेंड किया था और तीसरी बार आज कर रहे हैं। इन स्तरों पर करेक्शन पर पीएनबी हाउसिंग में निवेश की राय है और हमारे टारगेट्स हैं 750 के 8 महीने का नजरिया बना के पीएनबी हाउसिंग में निवेश की राय है। ओके, ये है आपके लिए पीएनबी हाउसिंग। आज 2.5% ऊपर भी एक काउंटर दिख रहा है। सेठी साहब, आपकी शॉर्ट टर्म पिक रह गई है, बताएं सर। बिल्कुल दीपांशु, आज को जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है एक बहुत ही दमदार क्वालिटी का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है कार्बोरंडम यूनिवर्सल, जो कि एक मुरुगप्पा ग्रुप की एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है जो एब्रेसिव्स, फिर रिफ्रैक्टरीज, इंडस्ट्रियल सेरेमिक्स और इलेक्ट्रो मिनरल्स बनाती है। ये एक जॉइंट वेंचर है विद कार्बोरंडम कंपनी यूएसए और यूनिवर्सल ग्राइंडिंग व्हील कंपनी यूके। कंपनी कई सारी इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, जैसे ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट, इंजीनियरिंग, इंफ्रा, पावर, हाउसिंग। तो जबरदस्त ग्रोथ वाली इंडस्ट्रीज को कैटर करने वाली एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है क्लोज टू 15-16%। अच्छे रिटर्न रेशियोज है। एक जीरो डेट कंपनी है और बाकी एफआईएस भी अच्छे खासे बुलिश रखते हैं। अराउंड 36% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें कई सारे अच्छे नाम है। एसबीआई है, एचडीएफसी है, कोटक है, निपॉन है, फिर इवन एमआईटी मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी इसमें 1.3% हिस्सेदारी ओन करता है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी, इस पे बुलिश हूं। शॉर्ट टर्म टारगेट है 1240 का, स्टॉप लॉस रखना है 1175 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए कार्बोरंडम जिस पर रखनी है नजर। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 82 रुपीज 50 पैसा, 82 रुपीज 60 पैसा, 82.50, 82.60 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल, जिसका सिंबल है इरकॉन। इरकॉन के अंदर मोमेंटम बन रहा है, लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। इरकॉन के अंदर यहां से और ऊपर का मूव बनना चाहिए और एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद अब लग रहा है कि इरकॉन यहां से आने वाले दिनों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाएगा। इरकॉन में यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें। 79 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। 79 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 87 रुपीज का, दूसरा टारगेट बनेगा 90 रुपए का। आने वाले कुछ दिनों के लिए इरकॉन में खरीदारी करें 87 से 90 के टारगेट्स के लिए 79 के स्टॉप लॉस से। ओके, एक ट्रेडिंग कॉल मेहुल कोठारी जी की तरफ से भी, बीटीएसटी। बताया मेहुल जी। दीपांशु जी, एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड आया है, बाई ही है। 318 का प्राइस चल रहा है। जेके पेपर इसलिए काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है। मैं समझता हूँ बहुत ही शार्प बाउंस की तैयारी कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है इस भाव पर लेने के लिए। तो 318 319 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसको बाय करना है। 307 के स्टॉप लॉस है और शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 350 का। ओके, 350 के टारगेट के लिए जेके पेपर में करें खरीदारी। स्टॉक अच्छी मजबूती आज दिखाता हुआ। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है बिना बिगुल के जय ठक्कर से जैकपॉट भी लेने का है
और कैश का ऑप्शन भी। जय बताइए। जी अनिल जी, जैकपॉट कॉल में मेरे पास है गुजरात गैस का 460 का पुट। इसको खरीदे ₹7.25, ₹7.50 की रेंज में खरीदे। इसको ₹4.5 का एक स्टॉप लॉस लगाए। 3 पॉइंट्स की अनिल जी डाउन साइड रिस्क है। 1250 का लॉट है, यानी कि लगभग 3750 का एक डाउन साइड रिस्क है। बट देन अपसाइड पोटेंशियल जो है अनिल जी यहाँ पे, फर्स्ट टारगेट कम्स टू 12.80, ₹12.80। दूसरा टारगेट ₹16 का। गुजरात गैस में मुझे ब्रेकडाउन मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ लगभग टिल द लेवल्स ऑफ 445 अनिल जी, इसीलिए इसका 460 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन रिकमेंड किया, विच इज नियर टू ATM। एंड अनिल जी, एक 10 की कमाई जो मेरी है, कैश का ऑप्शन नहीं अनिल जी, 10 की कमाई है, वो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पर 182 पर ये ट्रेड कर रहा है। इसके टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं 205, 205 के टारगेट्स के लिए खरीदे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा अनिल जी 172, 172 का स्टॉप लॉस। सो यहाँ पे एक अच्छा खासा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है फिनोलेक्स इंडस्ट्री पर। ओके, तो फिनोलेक्स इंडस्ट्री में खरीदारी करने की राय यहाँ पर आती हुई 10 की कमाई के तौर पर, और गुजरात गैस आपके लिए आता हुआ जैकपॉट के तौर पर। ये है राय आपके लिए जय की तरफ से। 2 स्टॉक पर आपके लिए एक्शन पूरा बनता हुआ दिख रहा है। ओके, आइए विदा लेने का वक्त है। सबसे पहले तो बग्गा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय दिया आपने आज। हालांकि हम सोचे थे आपसे कुछ और सवाल पूछेंगे, लेकिन अंत में समय थोड़ी कमी होगी, आप समझ सकते हैं। स्वामी रामदेव आए उस समय तो कितना भी आपके पास समय हो कम पर नहीं है। ओके, और उसके बाद धन्यवाद कुणाल जी, राकेश जी, मेहुल जी, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सेठी साहब, पालिया साहब का शुक्रिया SBL के लिए, और जय ठक्कर का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले बता दूं, दोपहर के शो में आप सभी एक्सपर्ट के लिए कुछ खास है मेरे पास में। बिल्कुल सेठी साहब, आप चाहें तो आप लाइव भी जुड़ सकते हैं, जो फोन पे करते हैं ना, आपके लिए भी कुछ खास है। कुणाल जी, राकेश जी के लिए भी। हाँ अनिल जी, हाँ जी, अनिल जी, वैसे मैं कोलकाता में हूँ, बट कोशिश करूंगा, बिल्कुल जुड़ूंगा अनिल जी। चांद पे थोड़ी हो, कलकत्ता में हो सर। रॉकेट में तो नहीं गए ना आप, इधर ही हो ना। अरे कलकत्ता जुड़ सकते हो, ऐसी क्या बात है। देखो अभी भी जुड़े हो कलकत्ता से ही, तो बिल्कुल दोपहर। हाँ, आपके लिए कुछ विशेष है, इसलिए बस इतना ही बताऊंगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। और हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ विशेष है क्लोजिंग वाले शो में। हमने रखा था सुबह के शो के लिए था, इस समय की आज थोड़ी कमी रह गई, बहुत सारा कंटेंट एक साथ आ गया। तो दोपहर के शो में कुछ विशेष चर्चाएं होंगी, जुड़िएगा आप हमारे साथ। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। देश के प्रति सम्मान के साथ चलेंगे हम शो का समय। आइए, जय हिंद।